कैपिटल गेन में हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जेम्पशंस। 54, 54B, 54D, 54EC। इतना पढ़े हम लोग। चलो रिकैप किया जाए। एप्लीकेबल ऑन, कौन से एसएससी पे एप्लीकेबल है भाई? 54 इंडिविजुअल HUF, 54B इंडिविजुअल HUF, 54D ऑल एसएससी, ये भी ऑल एसएससी है ना, यही 54 इंडिविजुअल HUF पे, 54B इंडिविजुअल HUF पे, ये सारे एसएससी पे, ये सारे एसएससी पे। एसेट ट्रांसफर्ड, कौन सा एसेट ट्रांसफर्ड हो रहा है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। 54AC लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो कि लैंड और बिल्डिंग है। अब आगे चलिए। कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट, इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोला यहाँ एसेट तो ट्रांसफर हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लेकिन एग्जेम्प्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों होगा। समझाए थे कि अगर बिल्डिंग बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है भी, तो उससे होने वाला गेन हमेशा क्या होगा? शॉर्ट टर्म। तो एप्लीकेबल ऑन हो गया, एसेट ट्रांसफर हो गया, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया। मोड, ट्रांसफर का मोड एनी, 54B एनी। इसमें क्या था? कंपल्सरी एक्विजिशन, इसमें एनी। ठीक है। यूज, इसमें नॉट एप्लीकेबल। इसमें था कि ट्रांसफ़र डेट से 2 साल पहले इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए हो रहा हो। इसमें क्या था? ट्रांसफ़र डेट से 2 साल बिजनेस में हो रहा हो, इसमें नॉट एप्लीकेबल। इन्वेस्टमेंट, किसमें इन्वेस्टमेंट करना है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कंस्ट्रक्ट। इसमें एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन या रूरल परचेज। 54D में क्या है? बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग फॉर बिजनेस, परचेज एंड कंस्ट्रक्ट। इसमें क्या है? कौन सा एसेट में? लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट, जो कि क्या है? NHAI, RECL, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसका बॉन्ड्स। टाइम पीरियड, कब तक टाइम पीरियड है? दो साल, 1 साल में परचेज कर लो या 3 साल में कंस्ट्रक्ट कर लो। इसमें क्या है? ट्रांसफ़र डेट के 2 साल में परचेज कर लो। इसमें क्या है? ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर परचेज या कंस्ट्रक्ट कर लो। यहाँ ट्रांसफ़र डेट से विदिन 6 मंथ्स।
कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम बिफोर ड्यू डेट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, इसमें नॉट एप्लीकेबल। कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। एडिशनल पॉइंट्स 1 और 2, 3 साल के अंदर मत बेचो, नहीं तो नए एसेट के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से एग्जेम्पशन घट जाएगा। यूटिलाइज नहीं किए 3 साल तक, तो जिस साल 3 साल पूरेगा उस साल कैपिटल गेन हो जाएगा। यहाँ भी वही 3 साल तक मत बेचो, 2 साल में नहीं यूटिलाइज़ किए तो कैपिटल गेन हो जाएगा। यहाँ भी वही 3 साल तक मत बेचो, नहीं यूटिलाइज़ किए तो कैपिटल गेन हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम वाला है नहीं, तो यहाँ सिर्फ क्या है कि भैया जिस दिन खरीदे हो उससे 5 साल के अंदर ना तो बेचो और ना ही कन्वर्ट करो इनटू मनी। दोनों में से कुछ भी कर लोगे तो जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा। इतना ही ना पढ़े हैं हम लोग, इतना ही पढ़े हैं। कोई कन्फ्यूज़न किसी को? आप लोग भी ऐसे चार्ट बना लीजिएगा। अभी तो इतना ही है, इसके बाद 54F है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो जी, जी ए, जी बी 3 और लाइन रहता था, बीच में डबल ई भी रहता था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़े थे 54D एंड 54EC। इस पर क्वेश्चन था आप लोग को बनाने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग बनाए होंगे। जो लोग नहीं बनाए हैं कृपया करके बना लें और उसके बाद मिलाएं। आइए ज़रा, क्वेश्चन निकला जाए। ये लो क्वेश्चन था ना, इसी का सॉल्यूशन है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ ए लिमिटेड एक्वायर हुआ था 12-13 में, लेकिन पैसा मिला 17-18 में, इसीलिए 18-19 में कंप्यूटेशन हुआ। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट इंटू CI ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, 12-13 में एक्वायर हुआ था और परचेज कब किए थे? 2006-7 में। सॉल्व किए, उतना आया। बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया कैची में, 4 लाख का एक प्लॉट खरीद लिया, 15/9/2019 ड्यू डेट के पहले, तो 4 लाख और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर एग्जेम्प्ट हो गया। देख लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया 17-18 में जो पैसा मिला उसका असेसमेंट ईयर 18-19 में कंप्यूटेशन। इन्हांस कंपनसेशन भी मिला था 1 लाख। देखिए, इन्हांस कंपनसेशन के लिए केस कब किया था? केस जब भी किया था 30/1/2022 को इन्हांस कंपनसेशन अप्रूव हो गया 1 लाख का, लेकिन मिला 5/4/2022, 5/4/2022 मिला, यानी 22-23 में, इसलिए असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 23-24 इन्हांस कंपनसेशन पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, 1 लाख ये समय रहते कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दिया था, हो गया। जो लोग नहीं बनाए हैं बना लीजिए, जो लोग बनाए हैं वो मिला लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन था 54EC वाला।
आर एक्वायर्ड लैंड फ्रॉम जी लिमिटेड ऑन 15/12/2008। ये वाला बनाए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, नहीं बनाए हैं तो अभी भी पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद कॉपी कीजिए। पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद कॉपी कीजिए। चलिए देखिए, 15/5/2022 को बेचा, यानी 22-23 में बेचा, इसलिए 23-24 हो गया असेसमेंट ईयर। कितना में बेचा था? 20,50,000। बेचने का एक्सपेंस कितना था? 20,000। 20,000 माइनस किए, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया 2,30,000। खरीदा कब था? 15/12/2008। सी आई ऑफ द पीरियड ऑफ परचेज 8/9। ट्रांसफ़र किया है 22-23 में, तो कॉस्ट इंटू सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र बाई सी आई ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। 8 लाख में खरीदा था, 331, 137, 19,32,847। ठीक है। ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 97,153। भैया ये इन्वेस्ट कितना कर दिया है? 3 लाख कर दिया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिखनी, RECL, 16/10/2022। 1 साल इंतजार भी नहीं किया, 6 महीना बीच में ही कर दिया, तो 3 लाख। और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर शैल बी एग्जेम्प्टेड। देखिए एग्जेम्प्ट हो गया 97,153। जिन लोगों ने नहीं बनाया है कृपया पॉज करके कॉपी कर लेंगे। ठीक है, चलिए वापस आइए उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में और भी पॉइंट। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, तो बना लिए। आगे देखिए, स्टेट द पीरियड फॉर विच द बॉन्ड शुड बी हेल्ड बाय द एसएससी। बोला बॉन्ड को कितना साल तक होल्ड करना पड़ता है? बोला जिस दिन खरीदे हैं उससे 5 साल तक। ठीक है ना। देखिए कब खरीदा था? 16/10/2022 को खरीदा था, तो यहाँ से +5 ईयर्स तक इसको होल्ड करके रखना है। नहीं होल्ड करके रखेगा तो क्या होगा? बोला जिस साल बेचिएगा या कन्वर्ट कीजिएगा इनटू मनी, पहले जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था, कितना एग्जेम्प्ट हुआ था? 97,153, वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ये टैक्सेबिलिटी किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र के चलते? बोले नहीं, 54 वाले सेक्शंस जितने हैं उसमें जब विड्रॉल होता है कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन का, आपको मिला था एग्जेम्पशन, अब बाद में आपसे वापस खींच लिया गया, तो वहाँ पर कहीं पे भी एसेट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। ये जो 97,153 टैक्सेबल होगा आने वाले 5 साल में, किसी भी साल जिस साल आप अपने एसेट को या तो बेचिएगा या कन्वर्ट कीजिएगा इनटू मनी, वो क्या किसी एसेट के ट्रांसफ़र के चलते होगा कि आपको जो एग्जेम्पशन मिला था वो आपसे वापस खींच लिया गया उसके चलते? बोला हमको जो एग्जेम्पशन मिला था उसको वापस खींच लिया गया उसके चलते। ठीक है, चलिए आइए ज़रा पॉइंट नंबर बी, स्टेट द पीरियड फॉर विच द बॉन्ड शुड बी हेल्ड बाय द एसएससी। व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेज इफ सच बॉन्ड्स आर सोल्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। 16/10/2022 को हम कर देते बॉन्ड, यहाँ से 5 साल तक हमको बचा के रखना है। नहीं बचाएंगे, बेच रहे हैं, तो बेचने पर जो कैपिटल गेन होगा तो होगा ही, और जो पहले कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर सी, व्हाट विल बी दी कॉन्सिक्वेंसेज इफ आर टेक्स अ लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सच बॉन्ड। मतलब भैया लोन भी लोगे तो जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए, व्हाट विल बी योर आंसर इफ आर हैड एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड इंस्टेड ऑफ लैंड। बोला 54 EC में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होना है जो कि लैंड एंड बिल्डिंग है। तो अगर इस क्वेश्चन के शुरुआत में जो लैंड नहीं खरीद के जी लिमिटेड से शेयर्स खरीदता और बेचता तो 54 EC का बेनिफिट उठा पाता? बोला नहीं उठा पाता। ठीक है, इसलिए पॉइंट नंबर डी का हो जाएगा कि अगर इस बंदे ने शेयर्स लिया हुआ होता तो जो कैपिटल गेन 54 EC का ये बेनिफिट उठा रहा है वो इसको उठाने नहीं मिलता। क्लियर है? अब चलते हैं एग्जेम्पशन का लास्ट टॉपिक, सेक्शन 54F। ठीक है, 54F पढ़िएगा,
नया थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ आएगा, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। 54F में आते हैं। एप्लीकेबल ऑन, भाई कौन एसएससी पे एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एचयूएफ। 54F किस पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, नहीं तो एचयूएफ। एसेट ट्रांसफर, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन आरएचपी। बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से इसको ऐसे कर देते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एनी कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए 54 सेक्शन में इंडिविजुअल और एचयूएफ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच करके। 54F कहता है कि भैया यहाँ भी इंडिविजुअल और एचयूएफ ही हैं, इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन किसको नहीं बेच करके? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ करके। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को अगर बेच रहे हैं और कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इंडिविजुअल या एचयूएफ को, तो इनको जाना पड़ेगा कहाँ? सेक्शन 54 में। 54F कहता है कि भाई हम एप्लीकेबल होंगे इंडिविजुअल और एचयूएफ पे। कब एप्लीकेबल होंगे? तो भैया इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, किसको बेच के? बोला किसी को भी बेच करके सिवाय रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के। ठीक, इन्वेस्टमेंट क्या चीज में करना है, क्या चीज खरीदना है? क्योंकि 54 का कोई भी एग्जेम्पशन बिना इन्वेस्टमेंट के तो मिलेगा नहीं। बोला इन्वेस्टमेंट क्या चीज में करना है? परचेज कर लो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्ट कर लो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो 54F में और 54 में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच के, यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किसी को भी बेच के सिवाय किसको छोड़ के? आरएचपी। 54F कहता है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच करके, बोला नहीं सर, 54F कहता है कि इंडिविजुअल एचयूएफ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है किसी भी चीज़ को बेच करके सिवाय किसको? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से वो अपने आप को बचा सकते हैं अगर ट्रांसफ़र डेट से 1 साल पहले और ट्रांसफ़र डेट से 2 साल के अंदर वो कोई मकान खरीद लें, या ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर वो कोई मकान कंस्ट्रक्ट कर लें। ठीक है, बोला टाइम तो दे दिए 2 साल और 3 साल, क्या कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करने दोगे? तो बोला यस, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। 54 में था बिफोर ड्यू डेट, यहाँ क्या है? ऑन और बिफोर ड्यू डेट। वापस आते हैं 54F। एसएससी कौन है? इंडिविजुअल एचयूएफ। ठीक है, कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट हो रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या बेच के? बोला कि सिर्फ एक एसेट बेच के नहीं होना चाहिए, और वो क्या है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और कुछ भी बेच दो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा? जब कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एसेट जो बिक रहा है वो शॉर्ट टर्म है लेकिन लॉन्ग टर्म गेन हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि एसेट जो बिक रहा है लॉन्ग टर्म है लेकिन शॉर्ट टर्म गेन हो जाए, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेच के लॉन्ग टर्म कभी नहीं होएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच करके लॉन्ग टर्म तो होता ही है, कभी कभी शॉर्ट टर्म भी हो जाएगा। कब होगा ऐसा? 54 इसी में पढ़े थे, जब बिकने वाला एसेट डिप्रिसिएबल एसेट है और बिजनेस में ब्लॉक का हिस्सा है। ठीक है, चलिए 54F क्या बोलता है
इंडिविजुअल एचयूएफ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ दुनिया का कोई भी कैपिटल एसेट बेच के सिवाय रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, तो वो यहाँ पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अपने आप को बचा सकता है अगर ट्रांसफ़र डेट से 1 साल, ट्रांसफ़र डेट से 2 साल के अंदर परचेज कर ले या ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर ले। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करने का अनुमति है? बोला हाँ है। बोला कब तक? बोला ऑन और बिफोर। ठीक। इसके साथ एक और एडिशनल पॉइंट है और वो है कि जो मकान वो खरीद रहा है 54F के एग्जेम्पशन को पाने के लिए, इस मकान के अलावा मैक्सिमम इस आदमी के पास एक ही मकान हो सकता है। मतलब मिस्टर राम हैं, इन्होंने कोई एसेट बेचा जिस पर कि इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। ये एसेट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। राम एक इंडिविजुअल है, एसेट बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, वो एसेट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। राम इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 54F के मदद से एग्जेम्पशन लेना चाहता है, ले लो। बोला राम के पास पहले से ही 2 मकान है, हाउस 1, हाउस 2, तीसरा हाउस खरीद रहा है इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। बोला नहीं, नॉट पॉसिबल। जिस मकान को हम यूज़ कर रहे हैं 54F के एग्जेम्पशन को पाने के लिए, इसके अलावा उस इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम एक ही मकान हो सकता है। हम एक तीसरा मकान खरीद रहे हैं, इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं 54F में, H1 और H2 बेनिफिट दे सकेगा? बोला नहीं, पहले ही से 2 मकान है, अब दे। राम एक एसेट बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, इसके पास 2 मकान है, ठीक है, लेकिन एक जो मकान है ये वाला, इसका इस्तेमाल वो यहाँ पर कर पा रहा है। कर पा रहा है मतलब ज़रूर ये मकान इस एसेट के बेचने के 1 साल के अंदर खरीदा गया होगा। यहाँ पे इस मकान के अलावा इसके पास और कितना मकान है? एक ही मकान है। इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। देखो ये जो पढ़ा है नहीं फाइनल का लेवल का हो गया, इंटरमीडिएट लेवल पे खाली ये बोल के काम चल सकता था कि देख भैया, जिस मकान को हम यूज़ कर रहे हैं, इस मकान के अलावा आपके पास मैक्सिमम 1 मकान हो सकता है। ठीक है, वापस आते हैं। 54F क्या बोलता है? इंडिविजुअल है, HUF है, इसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, क्या बेच के? बोला देखो क्या बेच के वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बस नहीं बिकना चाहिए। बोला रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं बिकना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के नहीं हुआ, ठीक है, तो 54F का बेनिफिट उठा सकता है। 54F का बेनिफिट उठाने जाएगा तो क्या ध्यान रखना है? ट्रांसफ़र डेट से 1 साल, ट्रांसफ़र डेट से 2 साल के अंदर परचेज कर ले, या ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर ले। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर सकता है? बोला हाँ कर सकता है। कब तक? बोला ऑन और बिफोर। एक और एडिशनल पॉइंट था, जिस मकान का इस्तेमाल 54F के एग्जेम्पशन को पाने के लिए कर रहा है, इस मकान के अलावा इस व्यक्ति के पास एक ही और मकान होना चाहिए। अगर पहले से और 2 मकान हैं तो 54F का बेनिफिट नहीं ले सकता। क्लियर? क्लियर। अब आइए अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? अभी के पहले तक 54 जितना सेक्शन था उसमें क्या था? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, यही ना था। 54F में क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन 115F के जैसा है। 115F कहाँ पढ़े हैं हम लोग? रिवाइज कीजिए, रिवाइज। नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी का शेयर्स डिवेंचर्स खरीदता है फॉरेन करेंसी में, तो उसको लॉन्ग टर्म गेन हो या शॉर्ट टर्म गेन हो इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। उसका सारा कंप्यूटेशन क्या चीज़ करते हैं? बोला कि फॉरेन करेंसी में। जो ग्रॉस कैपिटल गेन आता है उसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में, टीटी बाइंग रेट में, और 6 महीना के अंदर अगर हम कोई फॉरेन एक्सचेंज एसेट में इन्वेस्ट कर दिए तो हमको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा 115F में।
बोला कितना? बोला नेट सेल कंसिडरेशन और कैपिटल गेन। नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है, और जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, अगर अमाउंट इन्वेस्टेड नेट सेल कंसिडरेशन को पार कर गया पूरा का पूरा माफ, और नहीं तो यूनिटरी मेथड 150 रुपया मान लो नेट सेल कंसिडरेशन था, उसमें 50 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, तो 150 में 50 इन्वेस्ट किए तो एक में कितना, तो लॉन्ग टर्म कैप में कितना, वही सिस्टम यहाँ फॉलो चलते हैं। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन बोला कि नेट सेल कंसिडरेशन और अमाउंट इन्वेस्टेड, वहाँ क्या होता था इसके पहले अभी तक, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन। बोला अगर अमाउंट इन्वेस्टेड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नेट सेल कंसिडरेशन है, एंटायर LTCG एग्जेम्प्ट, पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट इन्वेस्टेड इज लेस देन नेट सेल कंसिडरेशन, तो क्या होगा? नेट सेल कंसिडरेशन में अमाउंट इन्वेस्टेड, तो 1 रुपया में अमाउंट इन्वेस्टेड बटा नेट सेल कंसिडरेशन, तो देयरफॉर LTCG में कितना? LTCG इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। इसको हटा देता है बुक और ये फॉर्मूला कहता है रट लो। हम लोग क्या कर रहे हैं, माइंड में समझ लिए कि तो यूनिटरी मेथड है। अगर अमाउंट इन्वेस्टेड नेट सेल कंसिडरेशन से बड़ा है तब तो पूरा का पूरा माफ, लेकिन अमाउंट इन्वेस्टेड नेट सेल कंसिडरेशन से कम है, तो ये क्लियर। चलते हैं आराम से, क्योंकि यही एक टॉपिक है एग्जेम्पशन में बचा हुआ। 54F एग्जेम्पशन किसको मिल रहा है? इंडिविजुअल और HUF को, ठीक। इंडिविजुअल HUF को यहाँ पे कौन सा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो रहा है? बोले देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो रहा है दुनिया में किसी भी कैपिटल एसेट को बेच के, सिवाय रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के। बोला ठीक। क्या चीज में इन्वेस्ट करना होगा? बोला हाउस प्रॉपर्टी में। बोला हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कितना टाइम दिया? 1 साल पहले, 2 साल आगे या 3 साल आगे। इसमें या तो परचेज कर लो, नहीं तो यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लो। कैपिटल गेन डिपॉजिट में जमा करने का अनुमति है? बोला हाँ। कब तक? ऑन और बिफोर ड्यू डेट। बोला ठीक। कितना एग्जेम्प्ट होगा? बोला यहाँ एग्जेम्पशन का लिमिट वैसे निकालते हैं जैसे 115F, 54F, 115F, FF, व्हाट द F, ठीक है। अगर अमाउंट इन्वेस्टेड नेट सेल कंसिडरेशन को पार कर गया, यह बराबर है पूरा का माफ। अगर अमाउंट इन्वेस्टेड नेट सेल कंसिडरेशन से कम है, यूनिटी मेथड, नेट सेल कंसिडरेशन में इतना इन्वेस्ट किए तो एक में कितना, तो LTCG में कितना। क्लियर। और एक पॉइंट क्या था? जिस मकान का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं उसके अलावा इस SSC के पास और कितना मकान हो सकता है? बोला 1। आइए ज़रा नोट्स में कुछ और बातें हैं एडिशनल पॉइंट्स की, वो समझेंगे। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन अ रेसिडेंशियल हाउस। 54F एग्जेम्पशन अवेलेबल टू इंडिविजुअल और HUF। किसको है? इंडिविजुअल या HUF को। टाइप ऑफ गेन एग्जेम्प्टेड, LTCG फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अंडरलाइन कीजिए, माफी है LTCG, ट्रांसफर हो रहा है एनी कैपिटल एसेट, कोई भी, किसको छोड़ के? अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ रहे हो? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता, और तुम अगर एक मकान खरीद रहे होते या कंस्ट्रक्ट कर रहे होते तो 54 ना होता। 54 में और 54F में अंतर क्या है? इन्वेस्टमेंट जिस चीज़ में करना है उसमें तो अंतर नहीं है। 54 में भी इन्वेस्टमेंट करना था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के परचेज या कंस्ट्रक्शन में, और 54F में भी वही। तो अंतर क्या है? बोला 54 में जो एसेट जा रहा था वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, और 54F में जो जा रहा है वो कोई भी प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के। क्लियर? ठीक। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, द SSC शुड इन्वेस्ट इन परचेज ऑफ वन रेजिडेंशियल हाउस within 1 year before or 2 year after
और विद इन 3 years फॉर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। मतलब या तो 1 साल पहले या 2 साल के अंदर परचेज कर लो कोई मकान, या ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर कोई मकान कंस्ट्रक्ट कर लो। द एसएससी शैल नॉट होल्ड मोर देन 1 हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। बोला जिस एसेट का इस्तेमाल हम यहाँ पर कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन पाने के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा हम मैक्सिमम और कितना मकान के मालिक हो सकते हैं, तो बोला 1। अगर 1 के भी नहीं हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1 के हैं कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही से 2 मकान है और एक और नया तीसरा मकान खरीद रहे हैं, बोला दिक्कत है। पहले से 2 मकान है लेकिन इसमें से 1 मकान का इस्तेमाल 54F में कर ले रहे हैं, बोला कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। अगर कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, यही ना हो गया अमाउंट इन्वेस्टेड, यही हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। अगर अमाउंट इन्वेस्टेड नेट सेल कंसिडरेशन के बराबर या उससे अधिक है, पूरा का पूरा माफ। इफ़ कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नेट सेल्स कंसिडरेशन देन एंटायर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट। पूरा का पूरा कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। इफ कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अमाउंट इन्वेस्टेड if amount invested less than net sale consideration then proportionate amount exempted। फॉर्मूला देखिए क्या है, LTCG इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड बाई नेट सेल कंसिडरेशन। फॉर्मूला वही ना है, LTCG इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड बाई नेट सेल कंसिडरेशन। कैसे आ रहा है फॉर्मूला, बोले सर यूनिटरी मेथड है, बाकी लोग रटने दो ना, तुम लोग तो कम से कम समझो। 150 रुपया हमारा नेट सेल कंसिडरेशन था, उसमें हम 20 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। अगर 150 का 150 इन्वेस्ट कर देते तो पूरा का पूरा LTCG माफ। 150 में हम 20 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो कैसे करेंगे, 150 रुपया में 20 रुपये इन्वेस्ट किए तो 1 में 20/150, तो LTCG में कितना, क्लियर है। अमाउंट कहाँ डिपॉजिट करना है, इन कैपिटल गेन अकाउंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब आते हैं एडिशनल पॉइंट। बोला जो नया मकान आप खरीदे हैं उसको आप 3 साल के अंदर मत बेचिए। अगर बेचिएगा तो 2 चीज़ होंगी। आपके मन में क्या रहा होगा, ये सर अभी तक पढ़े थे कि 3 साल के अंदर बेचोगे तो जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो इसके कॉस्ट ऑफ एक्शन में से घट जाएगा। ठीक है, बोले यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कहता है कि अगर 3 साल के अंदर बेच दिए तो नया वाला मकान बेचने पे जो कैपिटल गेन है कैलकुलेट करो, और दूसरा जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। तो 54F एडिशनल पॉइंट में डिफ़र करता है बाकी 54 के सेक्शन से। बाकी 54 में क्या था कि भैया अगर बेचे तो बेचने पर, एसेट जो नया खरीदे थे उसको बेचे तो बेचने पर जो कैपिटल गेन होगा उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निकालते समय उसके कॉस्ट ऑफ एक्शन में से हम एग्जेम्पशन जो पहले मिला था उसको घटा देंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोलना जिस एसेट को तुमने खरीदा है 54F के एग्जेम्पशन को पाने के लिए, अगर उसको खरीद के 3 साल के अंदर बेचते हो तो 2 चीज़ें होंगी। नए वाले एसेट को बेचने पे नफ़ा या नुकसान निकालेंगे, और पुराना जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था वो फिर से आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कैपिटल गेन अकाउंट में जो हम पैसा जमा किए हैं उसको हमको समय रहते यूटिलाइज़ कर लेना है। नहीं यूटिलाइज़ किए तो क्या, अगर नहीं यूटिलाइज़ करोगे तो जिस साल 3 साल पूरेगा उस साल तुम्हारे हैंड्स में वो कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है भैया। इसके अलावा एक और एडिशनल पॉइंट है इनको, और वो ये है, आपने जिस मकान को खरीदा है या बनाया है 54F के एग्जेम्पशन को पाने के लिए, उस मकान के खरीदने के डेट से 2 साल के अंदर तक आप कोई दूसरा मकान ना खरीदें, और उस मकान के खरीदने या कंस्ट्रक्ट करने के डेट से 3 साल के अंदर कोई और मकान आप कंस्ट्रक्ट ना करें। देखिए क्या है, हम 54F के लिए एग्जेम्पशन पाना चाहते हैं। एक मकान खरीदना होगा, बोला खरीद लिए बस अब दूसरा मकान मत खरीदना, या खरीद लिए बस अब दूसरा मकान कंस्ट्रक्ट मत करना, या कंस्ट्रक्ट कर लिए तो दूसरा मकान परचेज मत करना, और अगर कंस्ट्रक्ट कर लिए तो दूसरा मकान कंस्ट्रक्ट नहीं करना। यानी 2 साल और 3 साल के लिए हमारे ऊपर बंधन आ गया कि अब कोई नया मकान हम परचेज या कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। चलिए
3 एडिशनल कंडीशन है, बाकी जगह 2 होता था, यहाँ 3 है। द एसएससी शैल नॉट ट्रांसफर न्यू हाउस विद इन 3 years ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, इफ सो देन। पहले क्या होता था, कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जो एग्जेम्पशन पहले मिला है उसको घटा देते थे। यहाँ पे वो चीज़ करेंगे, बोले ना, जो नया वाला मकान है उस पर होगा आपको कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, और जो पहले आप एग्जेम्पशन पाए थे वो फिर से आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इफ सो देन क्या होगा, कैपिटल गेन शैल अराइज ऑन द ट्रांसफर, यहाँ बगल में लिख लीजिए, ऑफ न्यू हाउस, ऑफ न्यू हाउस। पॉइंट नंबर बी, अर्लियर एग्जेम्प्टेड अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ था फिर से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। दूसरा, द अमाउंट डिपॉजिटेड शैल बी यूटिलाइज्ड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, इफ नॉट देन शैल बी चार्ज एज LTCG। ये तो पहले ही पढ़े थे कि जो डिपॉजिट किए हो उसको इस्तेमाल नहीं करोगे समय रहते, तो जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ था फिर से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और जो डिपॉजिट किए थे उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल किए, कुछ हिस्सा नहीं, तो अगर डिपॉजिट किए थे उस समय प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन मिला था, तो इस बार चार्ज भी प्रोपोर्शनेट, सॉरी, जिस बार डिपॉजिट किए थे उस साल प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिला था, तो यहाँ पर भी जब विड्रॉल होगा तो प्रोपोर्शनेट ही होगा। ये समझेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। ये एक न्यू पॉइंट है, न्यू पॉइंट मतलब नया एडिशन नहीं है, ये न्यू है 54 के बाकी सबसे। देखिए, अर्लियर एग्जेम्प्टेड अमाउंट shall be treated as long-term capital gain in the following 2 cases. SSC 2 years from the date of transfer shall not purchase a new home, or and SSC 3 years from the date of transfer shall not construct a new house other than the new asset. बोला कि हम एक मकान खरीदे 54F का बेनिफिट पाने के लिए, बोला आप दूसरा मकान मत खरीदना 2 साल तक, या हम एक मकान खरीदे, बोला आप दूसरा मकान मत कंस्ट्रक्ट करना 3 साल तक। 54F में ऊपर में क्या था कि जिस मकान का आप इस्तेमाल 54F के लिए कर रहे हैं उसके अलावा आपके पास मैक्सिमम कितना मकान हो सकता है, 1। बोला ठीक, हमारे पास एक भी मकान नहीं था, हम 54F का बेनिफिट उठाने के लिए एक मकान खरीद लिए, क्या हम एक और मकान खरीद सकते हैं? बोला नहीं। बोला कब तक नहीं खरीद सकते हैं? बोला 2 साल तक। क्या हम एक और मकान कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बोला नहीं। बोला कब तक नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बोला 3 साल तक। बोला कब से? बोला कि ट्रांसफर से। 54F को फिर से एक बार ऊपर से नीचे पढ़ा जाए। 54F किस पर एप्लीकेबल है बताइए? F किस पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल या HUF पे, ठीक है। कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोला ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहाँ से हो रहा है? बोला कहीं से भी हो सकता है सिवाय रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच के। ठीक, कहाँ इन्वेस्ट करना है? बोला या तो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो या एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लो। बोला खरीदने के लिए टाइम कितना है? बोला ट्रांसफ़र डेट से 1 साल और 2 साल, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला ट्रांसफ़र डेट से 3 साल। ठीक है भैया। कैपिटल गेन डिपॉजिट की मैं जमा करने दोगे? बोला हाँ जमा करो। कब तक जमा कर सकते हैं? ऑन और बिफोर। बोला और कोई एडिशनल पॉइंट? बोला जिस मकान को तुम यूज़ कर रहे हो 54F के लिए, उस मकान के अलावा तुम्हारे पास मैक्सिमम कितना मकान हो सकता है? 1। ठीक, कितना रुपया एग्जेम्प्ट करोगे? बोला देखो यार 54F का एग्जेम्पशन का अमाउंट निकालने का तरीका वही जो 115F का था। क्या? अगर अमाउंट इन्वेस्टेड नेट सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा या बराबर है, पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ। अगर अमाउंट इन्वेस्टेड नेट सेल कंसिडरेशन से कम है तो फिर यूनिटरी मेथड, इतना रुपया में इतना इन्वेस्ट किए तो LTCG में कितना। ठीक है, बोला ठीक है। अब आओ एडिशनल पॉइंट पे। सबसे पहला, जो नया मकान खरीदे हो या कंस्ट्रक्ट किए हो उसको 3 साल के अंदर मत बेचना। अगर ऐसा किए तो 2 चीज़ हो जाएगा, नया वाला एसेट के बेचने पे नफ़ा या नुकसान निकालना पड़ेगा,
और जो पुराना एग्जेम्प्ट हुआ था वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। बोला ठीक। जो कैपिटल गेन डिपॉजिट्स की में पैसा जमा किए हो उसको समय रहते यूटिलाइज कर लो। अगर नहीं यूटिलाइज किए तो जिस साल 3 साल पूरेगा उस साल फिर से कैपिटल गेन हो जाएगा। और तीसरा बोला कि जिस मकान को तुमने खरीदा है या परचेज करने के जगह कंस्ट्रक्ट किया है उसके अलावा कोई दूसरा मकान ना तुम खरीदो 2 साल तक, ना कोई दूसरा मकान कंस्ट्रक्ट करो 3 साल तक। किस दिन से? जिस दिन ओरिजिनल वाला एसेट को ट्रांसफ़र किए थे। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। राम सोल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑन 16/7/2022 फॉर अ सम ऑफ 22 लाख। राम जी के पास कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स था जो उन्होंने 16/7/2022 को बेचा। ठीक है। दिस गोल्ड वॉज परचेज इन 1998 फॉर 4 लाख बाई हिज फादर। ओहो, पिताजी ने खरीदा था। 49 सेक्शन के तहत आएगा इन पिताजी के पास। 1998 में खरीदा था यानी 1/4/2001 के पहले। तो राम जी के लिए इसका खरीद दाम कितना? जितना इनके पिताजी के लिए खरीद दाम होगा। और चूंकि पिताजी ने 1/4/2001 के पहले खरीदा है तो पिताजी के पास ऑप्शन होगा 4 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू। देखिए फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? ओहो, 5 लाख। तो राम जी के पिताजी के लिए इसका दाम कितना? 4 लाख और 5 लाख में विच एवर इज बेनिफिशियल तो 5 लाख। तो राम जी के लिए भी इसका खरीद मूल्य कितना? तो बोला खरीद मूल्य वही जो पिताजी का था, यानी कितना? 4 लाख और 5 लाख में 5 लाख। राम जी के पास आया है 16/7/2022 को। राम जी का पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालेंगे 16/7/2022 से कि जब से पिताजी के पास था। बोला कि जब 49 सेक्शन के तहत एसेट आपके पास आता है तो 2 गुणों के साथ आता है। पहला, आपके लिए खरीद दाम वही जो ओरिजिनल ओनर का खरीद दाम था, और आपके पीरियड ऑफ होल्डिंग को निकालते समय उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्लियर? चलिए। ही स्पेंट ₹8 lakhs till 31/7/2023, the due date for filing of return on construction of a house। ओहो, 8 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन किया हाउस में। एंड डिपॉजिटेड 9 लाख ऑन 31/7/2023। अच्छा, 9 लाख और जमा भी किए। 8 9 कितना हो गया? 17 लाख अंडर कैपिटल गेन स्कीम एंड ए फर्दर सम ऑफ 1.5 लाख ऑन 31/8/2003। इसका तो कुछ नहीं होगा, ड्यू डेट तक जमा करने से काम चल जाता। 8 लाख का ज़मीन खरीदे ने कंस्ट्रक्ट किए और 9 लाख रुपया डिपॉजिट में डाले तो टोटल कितना हो गया? 8 9 17। चलिए। ही विड्रू फ्रॉम द कैपिटल गेन स्कीम अ सम ऑफ ₹8 लाख। 8 लाख निकाल पाए भैया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बॉडी टिल द स्टिपुलेटेड टाइम। कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स ऑन दिस ट्रांजेक्शन फॉर वेरियस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। आइए इसका टाइमलाइन बनाया जाए पहले। राम के पिताजी ने ये गोल्ड खरीदा था 98 में 4 लाख में। सर, गोल्ड कैपिटल एसेट है? गोल्ड तो पर्सनल इफेक्ट है। गोल्ड उस वाले ग्रुप में है जो पर्सनल इफेक्ट होने के बावजूद कैपिटल एसेट। ठीक है। राम के पिताजी ने गोल्ड ज्वेलरी खरीदा था 4 लाख में। कब? 98 में। ठीक। 1/4/2001 को इसका फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख था।
ठीक है। राम से बेटा, सॉरी, राम जो बेटा है उसको ये कब मिला? 14/7/2000। फादर टू सन, फादर टू राम, 14/7/2022। ठीक है, 49 सेक्शन के तहत। कितना बेकार है बेटा, 4/7/2022 को मिला, 14/7/2022 को और 16/7/2022 को राम बेच दिया 11,20,000। कितना बेचा? 22 लाख। राम के पास ये एसेट आया कब? 14/7/2022। और जा रहा है कितना तारीख को? 16/7। 14, 15, 16 3 ही दिन रहा। शॉर्ट टर्म एसेट है कि लॉन्ग टर्म एसेट है? बोला सर राम के पास 49 सेक्शन के तहत आया है, तो राम का पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते समय पिताजी का भी होल्डिंग पीरियड जोड़ देंगे। तो राम का होल्डिंग पीरियड कहाँ से जोड़ाएगा? 98 से। 98 से यहाँ तक 36 महीना तो पार कर गया, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। राम के लिए खरीद दाम कितना? जितना उसके पिताजी के लिए खरीद दाम था। ठीक है, कैपिटल गेन राम को कितना होगा? निकालो, कितना होगा कैपिटल गेन? एफबीसी 22 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बताइए क्या होगा? कॉस्ट और एफएमवी इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर बाई CII of the year of first holding by concerned assessee, यही ना? cost of FMV into CI of the year of transfer by CI of the year in which first holding by the concerned assessee। राम के पास भी तो 22-23 में ही आया है, तो ट्रांसफर ईयर और फर्स्ट होल्डिंग दोनों क्या है? सेम है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 4 लाख और 5 लाख में क्या लीजिएगा? 5 लाख इंटू CI ऑफ द ईयर ट्रांसफर 331, और नीचे क्या है? 331 कट गया, तो यहाँ कितना है? 5 लाख। हम लोग का मॉड्यूल यही सॉल्व करता है, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के चलते कुछ किताब जो है यहाँ पर नीचे में CII लेता है पिताजी वाला। और पिताजी ने कब खरीदा था? 98 में। 98 का कोई CII है नहीं, तो 100 रुपया लेके चलेगा, 100 लेके चलेगा। क्लियर है? लेकिन हम लोग मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। जब हमारे SSC के पास एसेट 49 के तहत आता है और उसके पास आने का डेट क्या है? 1/4/2001 को या उसके बाद, तो क्या लेते हैं? कॉस्ट और FMV इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, और नीचे क्या रहता है? CII फर्स्ट होल्डिंग। राम के पास ये कब आ रहा है? 2022 में। और जा कब रहा है? 2022 में। तो 331 और 331 हो जाएगा। कितना हो गया? 22 में से 5 गया तो कितना हो गया? ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें कोई डाउट किसी को? ये ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको हो रहा है? राम एक इंडिविजुअल को रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के बोला नहीं सर, ये तो गोल्ड बेच के बोल रहा। तो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से बचने के लिए वो क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है या कंस्ट्रक्ट कर सकता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। देखिए उसने क्या किया, क्वेश्चन में आइए। ₹8 लाख कंस्ट्रक्ट किया और 9 लाख रुपया जमा कर दिया। कहाँ? 8 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन में और 9 लाख रुपया जमा कर दिया। 1.5 लाख रुपया और जमा किया है, लेकिन ड्यू डेट के बाद। तो इस 1.5 लाख का उसको कोई बेनिफिट मिलेगा? बोला कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो 8 और 9 कितना हो गया 17। कैपिटल गेन कितना है 17, पूरा का पूरा 17 क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। पूरा का पूरा 17 क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। 8 लाख रुपया का कंस्ट्रक्ट कर लिया और 9 लाख रुपया जमा कर दिया, तो पूरा का पूरा 17। बोला कैसे सर 17 कैसे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बताइए क्या होगा। अमाउंट इन्वेस्टेड 17 लाख और नेट सेल कंसिडरेशन कितना है 22 लाख, है ना। अमाउंट इन्वेस्टेड नेट सेल कंसिडरेशन के बराबर या ज़्यादा है, बोला नहीं कम है, तो एग्जेम्पशन पूरा मिलेगा कि प्रोपोर्शनेट मिलेगा, प्रोपोर्शनेट मिलेगा। निकालिए प्रोपोर्शनेट कैसे होगा। 22 लाख में 17 लाख इन्वेस्ट किया तो 17 लाख में कितना माफ़ी होगा बताइए। यूनिटी मेथड फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड 17 लाख बाय नेट सेल कंसिडरेशन। निकालिए कितना आता है। वन थ्री वन थ्री सिक्स 36। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे पहला चीज़, राम को 49(1) के तहत यहाँ पर ज्वेलरी मिला, जो कि ज्वेलरी उसके पिताजी ने 98 में खरीदा था, कितना 4 लाख में, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था 5 लाख। राम ने इसको 3 दिन बाद यहाँ पे बेच दिया। जब बिका तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बोला सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इवन दो राम के पास एक्चुअली तो 3 ही दिन के लिए आया, लेकिन चूंकि राम के पास 49 के तहत आ रहा है तो राम का पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालने में, सॉरी उनके पिताजी का पीरियड ऑफ होल्डिंग जोड़ देंगे, तो बेचे 22 लाख में। इंडेक्स कॉस्ट सेक्शन जब करने चले तो क्या हुआ फॉर्मूला, कॉस्ट और एफएमवी विच इज हायर, एफएमवी हायर 5 लाख इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 331 बाई डिवाइडेड बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ फर्स्ट होल्डिंग बाय द कंसर्न एसएससी। कंसर्न एसएससी ने भी कब खरीदा है, आया इसके पास 22-23, तो 331 और 331 कट गया तो कितना बचा 5 लाख। 22 लाख में से 5 लाख कट गया तो 17 लाख। ये पूरा 17 एग्जेम्प्ट हो जाए, इसके लिए राम को कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा 22 लाख। अमाउंट इन्वेस्टेड नेट सेल कंसिडरेशन के बराबर होगा तब ना पूरा माफ होगा। बोला हाँ सर। ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है, देखो क्वेश्चन कितना चालाक है, जो कैपिटल गेन है ना उतना ही एग्जेम्प्ट कर रहा है, ताकि तुम बोलो अरे कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड बराबर है, एग्जेम्प्ट कर दो। 54F में एग्जेम्पशन इस बात पर निर्भर करता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड नेट सेल कंसिडरेशन के बराबर या ज़्यादा है तो पूरा माफ, नहीं तो प्रोपोर्शनेट। 22 लाख में 17 लाख हम जमा किए, यूज़ किए, तो 17 लाख में कितना माफ निकाले तो कितना आ गया 13,13,636। इतना हमारे लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल। क्लियर। क्वेश्चन में आगे देखो क्या, he withdrew from the capital gain scheme a sum of rupees 8 lakh for construction of the house property till the stipulated time. Compute the capital gain chargeable to tax on this transaction for various relevant assessment year. जरा ध्यान दो, इसने इन्वेस्ट कितना किया था 17 लाख, इसमें 8 लाख तो पहले ही यूज कर लिया था कंस्ट्रक्शन में,
8 लाख और समय रहते विड्रॉ किया, 8 लाख और समय रहते विड्रॉ किया और उसको यूज़ कर लिया, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कितना रुपया भी बचा हुआ है जो यूज़ नहीं हुआ है? 17 लाख था ना, 8 लाख का इस्तेमाल किया था पहले ही, 9 लाख जमा किया, उसमें 8 लाख यूज़ किया, तो अनयूटिलाइज अभी कितना है? 1 लाख। तो क्या ये 1 लाख पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो जाएगा? बोले नहीं, हमको एग्जेम्पशन जो है प्रोपोर्शनेट मिला है, तो विड्रॉल भी प्रोपोर्शनेट होगा। कैसे? थोड़ा चलते हैं। पहले तो ये देखो कि हमको कितना साल में इसको इस्तेमाल कर लेना था? 3 साल। तो 22 से पहला साल होगा 23, 24, 25, 25 तक में हमको टोटल 17 लाख इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन हम इस्तेमाल किए हैं कितना? 16 ही लाख। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है 25 कैसे हुआ? यहां से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लेना था ना, हम कंस्ट्रक्ट किए हैं। इस 17 लाख में 8 लाख तो पहले ही हम कंस्ट्रक्ट किए हुए थे, 8 लाख और विड्रॉ करके कंस्ट्रक्ट किए, 1 लाख अभी भी बचा हुआ है, तो कितना मेरा कैपिटल गेन होगा उस साल जिस साल 3 साल पूरेगा? तो पहले तो ये निकालो कि कौन से साल में होगा। 16/7/2022 से 23, 24, 25, 3 साल यहाँ होगा 25। चलो, फॉर असेसमेंट ईयर 2026-27, देखो 26-27 कैसे आ रहा है? यहाँ से 3 साल कब होगा? 25-26 में पूरा। 25-26 जो प्रीवियस ईयर है उसका असेसमेंट है, क्या हो जाएगा? 26-27। देखो कैसे होगा। एग्जेम्पशन कितना ग्रांट हुआ था? वन थ्री 636। थोड़ा समझो, इसमें टैक्स कम, मैथमेटिक्स ज़्यादा। हमको एग्जेम्पशन कितना मिला था, कैसे निकाले थे? कि 22 लाख में हमने 17 लाख यूज़ किया है, जबकि एक्चुअली 3 साल बीतने के बाद पता चला कि 22 लाख में हम 16 ही लाख इस्तेमाल किए हैं। यही ना, जिस साल हम गोल्ड ऑर्नामेंट बेचे उस साल 8 लाख हम कंस्ट्रक्शन में लगाए और 9 लाख रुपया ले जाके जमा कर दिए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में। तो इस सोच से कि भैया 8 लाख का तुमने खरीदा है और 9 लाख तुमने जमा किया है, तो टोटल तुमने कितना यूटिलाइज कर लिया? 17 लाख। हम कहे कि 22 लाख में 17 लाख हम यूज़ किए, तो 17 लाख मेरा जो LTCG है उसमें कितना माफ़, उस पर माफ़ी उठा लिए, कैपिटल गेन पे टैक्स दे दिए। अगर हम समय रहते तक 8 तो पहले ही यूज़ कर लिए थे,
जो 9 जमा किए थे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में उसको भी इस्तेमाल कर लेते, कुछ दिक्कत नहीं होता। लेकिन उस 9 में से हम निकाल के 8 लाख ही इस्तेमाल कर पाए, 1 लाख उसमें रह गया। तो जो उसमें अनयूटिलाइज रह गया, क्या पूरा का पूरा 1 लाख मेरा टैक्सेबल गेन हो जाएगा? बोला नहीं। ये मानते हुए कि 22 में से 17 हमने इन्वेस्ट किया था, हमने कैपिटल गेन जितना माफ़ी लिया था वो वहाँ लिख दिया। लेकिन एक्चुअली में माफ़ी कितना पे मिलना चाहिए था? 22 में कितना का इन्वेस्टमेंट पे? 16। तो ये हम इन्वेस्टमेंट मान करके एग्जेम्पशन उठाए थे और ये एक्चुअल हमको एग्जेम्पशन मिला। इन दोनों का डिफरेंस ही ना हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा। बोला यस सर। देखो, जिस साल हम बेचे उस साल 8 लाख का हम खरीद लिए और 9 लाख हम जमा किए और 17 लाख का हम इन्वेस्टमेंट मान करके एग्जेम्पशन उठा लिए। अगर 3 साल तक में हम 17 लाख पूरा इस्तेमाल कर जाते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन हम यहाँ 17 लाख नहीं इस्तेमाल कर पाए, हम 16 ही लाख इस्तेमाल कर पाए। तो बोला ऐसे केस में कैसे निकालेंगे कि कितना टैक्सेबल? पूरा 1 लाख? बोला नहीं, अगर हम 1 लाख ही उस समय जमा करते तो हमको इतना ही रुपया एग्जेम्पशन मिलता कि 22 में इतना तो 17 लाख में कितना। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। तो हो क्या रहा है कि भैया तुमने कितना एग्जेम्पशन का मजा लिया, ये मानते हुए कि 17 इन्वेस्ट किए हो। बोला उतना, और एक्चुअली में तुमको मिलना कितना चाहिए था? 22 में 17 कि 22 में 16? बोला 22 में 16 तो 17 लाख में कितना? इतना। एग्जेम्पशन उठाए थे इतना, मिलना चाहिए था इतना। जो डिफरेंस वही ना हमारा क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्लास में थोड़ा डील करेंगे, उसमें एक पॉइंट है। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। 54F किस पर एप्लीकेबल है बताइए? इंडिविजुअल HUF। कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट हो रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम एनी कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल HUF को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है किसी भी कैपिटल एसेट को बेच करके, इसको किसको छोड़ करके? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के। क्या करना है भैया? ट्रांसफ़र डेट से 1 साल, ट्रांसफ़र डेट से 2 साल परचेज कर लो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या ट्रांसफ़र डेट से 3 साल कंस्ट्रक्ट कर लो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, क्या हम पैसा जमा कर सकते हैं कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में? एकदम जमा कर सकते हो। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, ये है ड्यू डेट। बोला इस दिन तक या इसके पहले तक। बोला जिस मकान का इस्तेमाल 54F के एग्जेम्पशन को पाने के लिए कर रहे हो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई मकान नहीं होना चाहिए। बोला ठीक। कितना एग्जेम्प्ट करोगे? बोला कितना एग्जेम्प्ट करेंगे, इसके लिए हमको देखना होगा अमाउंट इन्वेस्टेड इफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नेट सेल कंसिडरेशन, देन LTCG पूरा माफ, अमाउंट इन्वेस्टेड लेस देन नेट सेल कंसिडरेशन, देन अमाउंट इन्वेस्टेड बटा नेट सेल कंसिडरेशन इनटू LTCG। फंडा क्या चल रहा है? 54F और 115F। इतना में इतना जमा किए तो इतना में कितना माफ। एडिशनल पॉइंट्स क्या? बोला जो नया वाला मकान है उसको उसके खरीदने के दिन से 3 साल के अंदर मत बेचो। अगर बेचोगे तो 2 बातें होंगी। क्या? जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगा, और नए वाला को बेचने पर जो कैपिटल गेन होगा निकालना। ठीक है भैया, और क्या? बोला कि जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा किया हुआ है समय रहते इस्तेमाल कर लो, नहीं इस्तेमाल करोगे तो जिस साल 3 साल पूरेगा उस साल टैक्सेबल कर देंगे। बोला ठीक। बोला इसके अलावा क्या? बोला कि देखो ये जो मकान खरीदे हो और कंस्ट्रक्ट किए हो ना, इसके अलावा 2 साल तक ट्रांसफ़र डेट से कोई नया मकान मत खरीदना, और 3 साल तक ट्रांसफ़र डेट से कोई नया मकान कंस्ट्रक्ट मत करना, नहीं तो जो पहले कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल कर देंगे। देखो बाकी सब जगह तो हम बेच रहे थे तब कैपिटल गेन हो रहा था, यहाँ तो एक और एडिशनल खरीदने पे ही कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट जो है ना हमसे विड्रॉ कर लेगा। क्लियर है? यहाँ पर एग्जेम्पशन खत्म होता है हम लोग का। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में 54F वाला ही एक और क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे,
और ये जो क्वेश्चन हम बनाए हैं इसका प्रेजेंटेशन के साथ आप लोग बनाइएगा अपना, ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बी गुड।